नमस्कार साथियों, मैं प्रकाश जांगीड़ आज के वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम कक्षा 7वीं की पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 2 में संकलित निबंध हिमालय की बेटियां, जो कि नागार्जुन ने लिखा है, उसका अध्ययन विस्तार पूर्वक इस वीडियो में करेंगे और साथ ही इस निबंध से बनने वाले महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में भी चर्चा करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। हिमालय की बेटियां। साथियों, हिमालय की बेटियां जो निबंध हैं वह नागार्जुन ने लिखा है। तो हम सबसे पहले नागार्जुन के बारे में थोड़ा बहुत जानेंगे। नागार्जुन का जन्म बिहार के दरभंगा जिले के सतलक्का गांव में सन 1911 में हुआ। उनका मूल नाम बैद्यनाथ मिश्र था। आरंभिक शिक्षा संस्कृत पाठशाला में हुई। फिर अध्ययन के लिए वे बनारस और कलकत्ता गए। 1936 में यानी 1936 में वे श्रीलंका गए और वहीं बौद्ध धर्म में दीक्षित हुए। 2 साल प्रवास के बाद 1938 में यानी 1938 में स्वदेश लौट आए। घुमक्कड़ी और अक्खड़ स्वभाव के धनी नागार्जुन ने अनेक बार संपूर्ण भारत की यात्रा की। सन 1998 में यानी 1998 में उनका देहांत हो गया। पाठ के बारे में साथियों, हिमालय की बेटियां पाठ में लेखक नागार्जुन ने क्या बताया है उसके बारे में एक बार जान लेते हैं। हिमालय की बेटियां लेखक नागार्जुन द्वारा लिखा गया एक निबंध है। यह लेख उन्होंने 1947 में लिखा था, यानी 1947 में जब हमारा देश आज़ाद हुआ था उस समय उन्होंने ये निबंध लिखा था। इस निबंध के माध्यम से लेखक ने हिमालय से निकलने वाली नदियों के बारे में बताया है। लेखक ने नदियों को नारी के अनेक रूपों में देखकर उसके पर्वतीय, पहाड़ी और मैदानी स्वरूप का बहुत ही रोचक वर्णन किया है। ठीक है साथियों, इस प्रकार हम ये कह सकते हैं कि यह जो पाठ है वह निबंध है, यानी गद्य की निबंध शैली में आता है और इन्होंने 1947 में लिखा। और इस पाठ में उन्होंने हिमालय से निकलने वाली नदियों के बारे में बताया है, जो कि उन्होंने नदियों को नारी का रूप दिया है और उनके पर्वतीय, पहाड़ी और मैदानी स्वरूप का बहुत ही रोचक वर्णन किया है। हिमालय की बेटियां। साथियों, अभी हमने पाठ के बारे में पढ़ा था कि हिमालय की बेटियां यहाँ पर लेखक द्वारा हिमालय से निकलने वाली नदियों को कहा गया है। ठीक है, लेखक कहता है, अभी तक मैंने उन्हें दूर से देखा था। बड़ी गंभीर, शांत, अपने आप में खोई हुई लगती थी। यहाँ पर लेखक कह रहा है कि मैंने अभी तक नदियों को दूर से देखा था, अर्थात लेखक जो हैं मैदानी प्रदेश से हैं और वह जब नदियाँ पर्वतों से निकलकर मैदान में पहुँचती हैं तो वहाँ पर उन्होंने नदियों को देखा था और वहाँ पर उसे वह नदी बहुत ही गंभीर, शांत और अपने आप में खोई हुई सी लगती थी। संभ्रांत महिला की भांति वे प्रतीत होती थी। संभ्रांत महिला अर्थात जो शिष्ट हो, कुलीन हो, अर्थात जो अच्छा आचरण करने वाली हो, पढ़ी लिखी हो, उसकी भांति वे जो है प्रतीत होती थी, अर्थात दिखती थी। उनके प्रति मेरे दिल में आदर और श्रद्धा के भाव थे। अर्थात जब लेखक नदियों को शांत और गंभीर रूप में और एक संभ्रांत महिला की भांति देखता था तो नदियों के प्रति लेखक के जो भाव हैं वह आदर और श्रद्धा के रूप में थे। माँ और दादी, मौसी और मामी की गोद की तरह उनकी धारा में डुबकियां लगाया करता। यानी लेखक जो है मैदान में पहुंचने पर नदियों में स्नान करता था, डुबकियां लगाया करता था। उनकी वह कल्पना या उनका जो रूप है वह माँ और दादी, मौसी और मामी के गोद के रूप में वह मानता है कि जिस प्रकार में माँ और दादी, मौसी और मामी की गोद में खेला करता था, उसी प्रकार में इन नदियों के मैदान में पहुंचने पर इन नदियों में मैं डुबकियां लगाया करता। परंतु इस बार जब मैं हिमालय के कंधे पर चढ़ा, हिमालय के कंधे पर चढ़ना अर्थात हिमालय की चोटी पर चढ़ना, हिमालय के शिखर पर चढ़ना, पर्वत पर चढ़ना, तो वे कुछ और रूप में सामने थी। साथियों, लेखक जो हैं मैदानी प्रदेश से हैं और उन्होंने अभी तक जो है मैदान में पहुंचने वाली नदियों को ही देखा था कि मैदान में आकर किस प्रकार वो शांत और गंभीर रहती हैं। परंतु जब वह हिमालय के कंधे पर चढ़ा, अर्थात
वह हिमालय के पर्वत पर चढ़ा, चोटी पर चढ़ा, तो उसने देखा कि नदियों का स्वरूप कुछ और ही है। मैं हैरान था, यानी लेखक हैरान है कि यही दुबली पतली गंगा, यही यमुना, यही सतलुज समतल मैदानों में उतरकर विशाल कैसे हो जाती हैं। यानी लेखक हैरान है कि पर्वतों से निकलने वाली दुबली पतली गंगा और यमुना और सतलुज नदियां जो हैं वो मैदानों पर पहुंचने पर इतनी विशाल कैसे हो जाती हैं, अर्थात बड़ी कैसे हो जाती हैं। साथियों, यह तो प्राकृतिक है कि जब नदियां अपने उद्गम स्थल से निकलती हैं तो एक छोटी सी धारा के रूप में निकलती हैं। जैसे जैसे वह बहती जाती हैं उनका क्षेत्रफल भी जो है बड़ा होता जाता है और मैदानों में आकर वह एक विशाल रूप धारण कर लेती हैं, यानी बड़ा रूप धारण कर लेती हैं। इनका उछलना और कूदना, खिलखिलाकर लगातार हंसते जाना, इनकी यह भावभंगी, इनका यह उल्लास कहाँ गायब हो जाता है मैदान में जाकर। साथियों, यहाँ पर लेखक प्रश्न कर रहा है कि किस प्रकार यह पर्वतों पर जो नदियां हैं हिमालय से निकलने के बाद उछलती और कूदती हैं और खिलखिलाकर लगातार हंसती जाती हैं। यहाँ पर खिलखिलाकर लगातार हंसते जाना एक प्रतीक रूप में प्रयोग किया गया है नदियों के लिए, क्योंकि जिस प्रकार बच्चे उछल कूद करते हैं और हंसते रहते हैं, उसी प्रकार नदियां भी जो हैं अपने उद्गम स्थल से निकलने के बाद में उछलती कूदती हुई, हंसती दौड़ती हुई आगे बढ़ती जाती हैं। और इनकी यह भावभंगी अर्थात इनके विभिन्न रूप, अर्थात मैदानों में रूप अलग हैं, पहाड़ों पर रूप इनका अलग है और पर्वतों पर इनका रूप अलग है। तो यह देखकर लेखक कहता है कि यह इनका उल्लास जो है, इनकी जो खुशी है वो मैदानों में आकर कहाँ गायब हो जाती हैं, अर्थात मैदानों में आकर यह इतनी गंभीर और शांत कैसे हो जाती हैं। किसी लड़की को जब मैं देखता हूँ, किसी कली पर जब मेरा ध्यान अटक जाता है, तब भी इतना कौतूहल और विस्मित नहीं होता जितना कि इन बेटियों की बाल लीला देखकर। साथियों, लेखक कहता है कि मुझे इतनी जिज्ञासा और इतनी हैरानी तब भी नहीं होती हैं जब वो किसी लड़की को देखता है या किसी कली को देखता है। और लेखक ने जो है इन नदियों को बेटियों के रूप में माना है। ठीक है साथियों, अब आगे हैं इस गद्यांश से जो महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं, जो परीक्षा में आने योग्य हैं, उनमें पहला प्रश्न है, दूर से देखने पर नदियां लेखक को कैसी प्रतीत होती थी। आपको इसका जवाब ढूंढना है इसी पैराग्राफ में से। दूसरा प्रश्न, लेखक के मन में नदियों के प्रति कैसे भाव थे, अर्थात जब तक लेखक मैदानी प्रदेश में रहता था तब तक लेखक के मन में नदियों के प्रति कैसे भाव थे, वह आपको बताना है। तीसरा प्रश्न, हिमालय के कंधे पर चढ़ना का क्या अर्थ है। ठीक है साथियों। चौथा प्रश्न, नदियों का मैदान में जाकर कौन सा उल्लास गायब हो जाता है। हमने अभी पैराग्राफ में पढ़ा था, लेखक प्रश्न कर रहा है तो आपको इसका जवाब देना है। पांचवा प्रश्न, निम्नलिखित विशेषण और विशेष्य का सही मिलान कीजिए। साथियों, विशेषण के बारे में हमें थोड़ा बहुत ज्ञान भी है, हमने पिछली कक्षाओं में भी पढ़ा था कि विशेषण जो संज्ञा व सर्वनाम शब्दों की विशेषता बतलाते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं, और जिनकी विशेषता बतलाई जाती हैं उन्हें विशेष्य कहते हैं। तो इसी पैराग्राफ में से जो 3-4 शब्द लिए गए हैं आपको मिलान करना है कि कौन सा किसका विशेष्य है और कौन सा किसका विशेषण। ठीक है साथियों। आगे हैं निबंध से, कहाँ से भागी आ रही हैं। यहाँ पर साथियों लेखक प्रश्न कर रहा है कि नदियां जो हैं कहाँ से भागी जा रही हैं, वह कौन लक्ष्य है, अर्थात नदियों का ऐसा कौन सा लक्ष्य है जिसे प्राप्त करने के लिए वो भागी जा रही हैं, जिसने इन्हें बेचैन कर रखा है। अपने महान पिता का विराट प्रेम पाकर भी अगर इनका हृदय अतृप्त ही रहा तो वह कौन होगा जो इनकी प्यास मिटा सकेगा। साथियों, यहाँ पर महान पिता हिमालय को कहा गया है जहाँ से नदियाँ निकलती हैं। तो अपने महान पिता का विराट प्रेम यानी अत्यधिक प्रेम जो हिमालय अपनी बेटियों अर्थात नदियों से करता है, पाकर भी अगर इनका हृदय अतृप्त है तो वह कौन होगा जो इनकी प्यास मिटा सकेगा। लेखक कह रहे हैं कि हिमालय ही एक है जो नदियों की प्यास मिटा सकता है,
अर्थात वह उनका महान पिता है, वह उनसे अत्यधिक प्रेम करता है। उनके अलावा ऐसा कोई भी नहीं है जो उनकी प्यास मिटा सकेगा। बर्फ जली नंगी पहाड़ियाँ, यानी बर्फ से ढकी हुई हिमालय की जो पहाड़ियाँ हैं, छोटे छोटे पौधों से भरी घाटियाँ और छोटे छोटे पौधे घाटियों में उगाए हैं। बंधुर आदित्यकाएँ, बंधुर यानी गहरी, आदित्यकाएँ यानी गुफाएं। सरसब्ज यानी हरी भरी, उपत्यकाएं यानी घाटियाँ। साथियों, हिमालय में अनेक जो हैं गुफाएं हैं, घाटियाँ हैं, छोटे छोटे पौधे पहाड़ियों पर उगाते हैं और बर्फ से पहाड़ियाँ भी जो हैं ढकी रहती हैं। ऐसा है इनका लीला निकेतन, अर्थात हिमालय का वर्णन किया गया है कि हिमालय में जो है गहरी गहरी जो हैं घाटियाँ हैं और गुफाएं हैं और हरी भरी घाटियाँ हैं, छोटे छोटे पौधे उगे हुए हैं और बर्फ से ढके पहाड़ हैं। ये इनका लीला निकेतन है, अर्थात यह इनका उद्यान है। खेलते खेलते जब ये जरा दूर निकल जाती हैं, नदियों के बारे में कहा गया है कि जब नदियां हिमालय से निकलकर खेलते उछलते हुए दूर निकल जाती हैं तो देवदार, चीड़, सरो, चिनार, सफेदा और केल के जंगलों में पहुंचकर शायद इन्हें बीती बातें याद करने का मौका मिल जाता होगा। अर्थात साथियों, बच्चे की तरह नदियां भी जो हैं पहाड़ों से निकलकर खेलते कूदते जब ढलान की ओर निकलने लगती हैं, जहां ढलान होती हैं उस ओर बहने लगती हैं, तो वह फिर जो है जंगलों में पहुंच जाती हैं, जहां पर देवदार, चीड़, सरो, चिनार, सफेदा और केल के जंगल जो हैं मिलते हैं, वृक्ष मिलते हैं, जहां पर उन्हें शायद कुछ याद करने का मौका मिल जाता होगा, ऐसा लेखक कहता है। कौन जाने, लेखक कहता है कि कौन जानता है। बूढ़ा हिमालय, बूढ़ा हिमालय इसलिए कहा गया है क्योंकि हिमालय पर्वत जो है बहुत प्राचीन पर्वत माना जाता है, इसलिए उसे बूढ़ा हिमालय संज्ञा दी गई है, जिससे अनेक नदियां निकलती हैं। अपनी इन नटखट बेटियों के लिए कितना सिर धुनता होगा। नटखट बेटियां अर्थात हिमालय से निकलने वाली नदियों को कहा गया है। अर्थात जब हिमालय से नदियां निकलकर जंगलों में चली जाती हैं, वृक्षों के बीच बहने लगती हैं, तब जो है हिमालय अपना सिर धुनता होगा। सिर धुनना एक मुहावरा है जिसका अर्थ है पछताना, अर्थात वह पीछे पछताता होगा। बड़ी बड़ी चोटियों से जाकर पूछिए, जो उत्तर में विराट मौन के सिवाय उनके पास और रखा ही क्या है। अर्थात हिमालय से नदियां निकलने के बाद में उनके पास एक विराट मौन है। विराट यानी अत्यधिक बड़ा, मौन यानी चुप्पी, अर्थात उनके बारे में वह कुछ भी कहने के लायक नहीं है। ठीक है साथियों, अब इस पैराग्राफ से जो महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं वो ये रहे। महत्वपूर्ण प्रश्नों में पहला प्रश्न, तेज वेग से बहती नदियों को देखकर लेखक के मन में क्या विचार उठा, यह आपको इस पैराग्राफ में से बताना है। दूसरा प्रश्न, पर्वत पर क्या क्या छोड़कर नदियां समतल की ओर बहती हैं। ठीक है साथियों। तीसरा प्रश्न, लेखक ने नदियों और हिमालय का क्या रिश्ता बताया है, अर्थात नदियां जो हैं वो हिमालय की क्या लगती हैं। चौथा प्रश्न, सिर धुनना मुहावरे का क्या अर्थ है। और अंतिम प्रश्न पांचवा, निम्नलिखित शब्दों में समास पहचानो। आपको इन शब्दों में से समास पहचानना है, दुबली पतली, भावभंगी और छोटी बड़ी। ठीक है साथियों। आगे निबंध से, सिंधु और ब्रह्मपुत्र ये दो ऐसे नाम हैं जिनके सुनते ही रावी, सतलुज, व्यास, चनाब, झेलम, काबुल, कुभा, कपिशा, गंगा, यमुना, सरयू, गंडक, कोसी आदि हिमालय की छोटी बड़ी सभी बेटियां आंखों के सामने नाचने लगती हैं। लेखक कहता है कि सिंधु और ब्रह्मपुत्र जो कि हिमालय की सबसे बड़ी नदियों में गिनी जाती हैं, सबसे बड़ी नदियां हैं जो कि हिमालय से जल प्रवाहित करके समुद्र में मिलाती हैं, जब उनका नाम लेते हैं तो लेखक के सामने हिमालय से निकलने वाली रावी, सतलुज, व्यास, चनाब, झेलम, काबुल, कपिसा, गंगा, यमुना, सरयू, गंडक आदि सभी नदियां जो हैं उनकी आंखों के सामने आ जाती हैं। ठीक है साथियों। वास्तव में सिंधु और ब्रह्मपुत्र स्वयं कुछ नहीं है। यहाँ पर लेखक कहता है कि सिंधु और ब्रह्मपुत्र नदियों का स्वयं का जो है कोई भी अस्तित्व नहीं है। ये नदियां जो हैं
वह दयालु हिमालय के पिघले हुए दिल की एक एक बूंद न जाने कब से इकट्ठा होकर इन दो महानदों के रूप में समुद्र की ओर प्रवाहित होती रही हैं। लेखक कहता है कि सिंधु और ब्रह्मपुत्र ये स्वयं में कुछ नहीं है, बल्कि जो दयालु हिमालय हैं, जो अपने पर्वतों पर जमी बर्फ को पिघलाकर बूंदों के रूप में परिवर्तित करके, जल के रूप में परिवर्तित करके, उनको इकट्ठा करके इन महानदों यानी इन बड़ी नदियों में जो है मिलाता है, सिंधु और ब्रह्मपुत्र। और आगे जाकर यह दोनों नदियां जो हैं वो समुद्र में प्रवाहित होती हैं, अर्थात समुद्र में बह जाती हैं। फिर कहा है कि कितना सौभाग्यशाली है वह समुद्र जिसे पर्वतराज हिमालय की इन दो बेटियों का हाथ पकड़ने का श्रेय मिला। यहाँ पर लेखक समुद्र को जो है सौभाग्यशाली बताता है, भाग्यशाली बताता है कि जो है सिंधु और ब्रह्मपुत्र, जो कि पर्वतराज हिमालय से जो दो नदियां निकलती हैं, जिन्हें बेटियों की संज्ञा दी गई हैं, उनका हाथ पकड़कर उन्हें अपने आप में मिला लेता है, अर्थात अपने आप में समाहित कर लेता है। ठीक है साथियों, अब इस गद्यांश से जो प्रश्न बनते हैं उनके बारे में चर्चा कर लेते हैं। पहला प्रश्न, लेखक ने सिंधु और ब्रह्मपुत्र को किसका रूप बताया है, यानी उनका स्वरूप क्या है वो आपको बताना है। दूसरा प्रश्न, इस गद्यांश में किन दो प्रमुख नदियों का उल्लेख किया गया है, जो अभी हमने गद्यांश पढ़ा था उसमें किन दो प्रमुख नदियों का उल्लेख किया गया है, ये आपको बताना है। और तीसरा प्रश्न, इस गद्यांश में किन किन वृक्षों के जंगलों के नाम आए हैं। ठीक है साथियों, आप उन सभी वृक्षों के नाम जो हैं बताने हैं। निबंध में आगे, जिन्होंने मैदानों में ही इन नदियों को देखा होगा। साथियों, यहाँ पर लेखक कह रहा है कि जो मैदान प्रदेश में रहते हैं और वहाँ पर उन्होंने नदियों को देखा होगा कि किस प्रकार वह बिल्कुल शांत और गंभीर एक संभ्रांत महिला की भांति रहती हैं। उनके ख्याल में शायद ही यह बात आ सके कि बूढ़े हिमालय की गोद में बच्चियां बनकर ये कैसे खेला करती हैं। अर्थात जो मैदानी प्रदेश में जो व्यक्ति नदियों को देखते हैं कि शांत और गंभीर बिल्कुल बनी हुई हैं, वही नदियां बूढ़े हिमालय की गोद में जो है बिल्कुल ऐसे चंचल होती हैं, एक पर्वत से दूसरे पर्वत पर गिरती पड़ती, उछलती कूदती, नाचती हुई बहती हैं। वह शायद ही ऐसा सोच सकें जो मैदानी प्रदेश में रहते हैं, ऐसा लेखक कहता है। माँ बाप की गोद में नंग दड़ंग होकर खेलने वाली इन बालिकाओं का रूप पहाड़ी आदमियों के लिए आकर्षक भले ना हो। यहाँ पर लेखक कह रहे हैं कि ये नदियाँ जो हैं, ये जो बालिकाएं हैं, यानी नदियों को बालिकाओं की संज्ञा दी हैं कि जिस प्रकार माँ बाप की गोद में छोटे बच्चे नंग दड़ंग जो हैं खेलते रहते हैं, उछल कूद करते रहते हैं, उसी प्रकार अपने पिता स्वरूप जो है पर्वतराज हिमालय की गोदी में ये बालिकाएं अर्थात नदियां जो हैं खेलती, उछलती और कूदती रहती हैं। यह जो वहाँ पर पहाड़ी प्रदेशों में रहते हैं उनके लिए शायद यह आकर्षक भले ना हो, अर्थात अपनी ओर खींचने वाला ना हो, क्योंकि उनका यह नित्य रोज का कर्म है। अर्थात वह रोज इन नदियों को उछलते और कूदते देखते हैं, तो उनके लिए इतना आकर्षण का केंद्र नहीं रहता। परंतु लेखक चूंकि मैदानी प्रदेश से हैं और वह जब पर्वत पर जाकर इन नदियों को देखता है तो वो कहता है, लेकिन मुझे तो ऐसा लुभावना प्रतीत हुआ वह रूप। लेखक कहता है कि जब मैंने इन नदियों को वहां पर उछलते कूदते और ऐसे चंचल देखा तो मुझे वह उनका रूप जो है बहुत ही लुभावना प्रतीत हुआ, अर्थात मन को मोहने वाला प्रतीत हुआ। हिमालय को ससुर और समुद्र को उसका दामाद कहने में मुझे कुछ भी झिझक नहीं होती। यहाँ पर लेखक ने जो है नदियों को हिमालय की बेटियां कहा हैं, तो उस प्रकार से हिमालय को ससुर बना दिया है और समुद्र जहाँ पर नदियां हिमालय से निकलकर मिल जाती हैं उन्हें दामाद बना दिया है। अर्थात एक तरह से हिमालय को पीहर पक्ष और समुद्र को जो है ससुराल पक्ष की संज्ञा देते हुए कहा है कि हिमालय को ससुर और समुद्र को उसका दामाद कहने में कुछ भी झिझक नहीं होती। ठीक है साथियों, जिस प्रकार एक बेटी अपने पिता से विदा पाकर ससुराल पक्ष में जाती हैं, उसी प्रकार नदियां हिमालय से निकलकर यानी अपने पीहर से निकलकर समुद्र में अर्थात अपने ससुराल जो है पहुंच जाती हैं, उसकी संज्ञा लेखक ने यहाँ पर दी हैं। झिझकना अर्थात शर्म महसूस होना, यानी लेखक यह उपमा देते हुए लेखक को कोई भी शर्म नहीं आ रही है, कोई भी झिझक नहीं है कि मैं यह उपमा
दे रहा हूँ। अर्थात उन्होंने जो है नदी का ससुर जो है हिमालय को बताया है और दामाद जो है समुद्र को बताया है। ठीक है साथियों, अब इससे बनने वाले महत्वपूर्ण प्रश्न इस प्रकार हैं। महत्वपूर्ण प्रश्नों में पहला प्रश्न, लेखक ने हिमालय को ससुर और समुद्र को दामाद कहकर नदियों को क्या माना है? अब आपको बताना है कि नदियां हिमालय की क्या हुई। ठीक है साथियों। दूसरा प्रश्न, पर्वतीय क्षेत्र में रहने वाले लोगों के लिए नदियां का पर्वतों में खेलना आकर्षण का केंद्र क्यों नहीं होता? यह भी हमने अभी इसी गद्यांश में चर्चा की थी, आपको बताना है इसका उत्तर। तीसरा प्रश्न, लेखक ने हिमालय को बूढ़ा हिमालय क्यों कहा है? इसके बारे में भी हम चर्चा कर चुके हैं। और चौथा प्रश्न, निम्नलिखित शब्दों को उल्टे क्रम में लिखकर संज्ञा का नाम बताओ। साथियों, संज्ञा के बारे में हम पिछली कक्षाओं में पढ़ चुके हैं कि संज्ञा 3 प्रकार की होती हैं, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। ठीक है साथियों, अर्थात किसी नाम को संज्ञा कहते हैं। तो आपको यह बताना है कि जो शब्द दे रखे हैं याद, इनको उल्टे क्रम में लिखने पर, अर्थात याद को दया, याद का उल्टा हो गया दया, उल्टे क्रम में लिखने पर इसमें कौन सी संज्ञा है वो आपको इस प्रश्न में बतानी है। इसी प्रकार तीनों का जवाब आपको देना है, याद, मरा और राही। ठीक है साथियों, आगे निबंध से हैं। कालिदास के विरही यक्ष ने अपने मेघदूत से कहा था, वेत्रवती बेतवा नदी को प्रेम का प्रतिदान देते जाना, तुम्हारी वह प्रेयसी तुम्हें पाकर अवश्य ही प्रसन्न होगी। साथियों, यह जो पंक्ति हैं वह कालिदास जी द्वारा रचित मेघदूत रचना से ली गई हैं। इस रचना में कालिदास जी ने एक पात्र चुना है जिसका नाम है यक्ष, और उसका संदेशवाहक चुना है मेघदूत को, अर्थात बादल को। इसकी एक कहानी है, उसको एक बार जान लेते हैं। साथियों, कुबेर की राजधानी अलकापुरी में जो है कुबेर ने प्रातःकालीन पूजा के लिए प्रतिदिन मानसरोवर से एक स्वर्ण कमल लाने के लिए एक यक्ष की नियुक्ति की थी। यहाँ पर यक्ष जो हैं कुबेर के सेवक कहलाते थे, तो उन्होंने उनकी नियुक्ति की थी जो कि प्रातःकालीन पूजा पाठ के लिए मानसरोवर से एक स्वर्ण कमल लाकर देगा। साथियों, यक्ष जो है अपनी प्रेमिका से बहुत प्रेम करता था, बहुत अनुराग रखता था। एक दिन वह इसके कारण लेट हो गया। वह समय पर मानसरोवर से स्वर्ण कमल कुबेर को नहीं पहुंचा सका, तो कुबेर ने गुस्से में उन्हें शाप दे दिया कि तुम 1 वर्ष तक अपनी प्रेमिका से अलग रहोगे, और उन्हें देश निकाला दे दिया। और फिर जो है यक्ष जो हैं वह देश निकाला पाकर एक पहाड़ी पर रहने लगे। बहुत समय गुजर गया, और जब आषाढ़ का महीना आया और बादल गरजने लगे, तब उन्हें अपनी प्रेमिका की बड़ी याद आने लगी। तब उन्होंने सोचा कि मैं स्वयं तो वहाँ अलकापुरी जा नहीं सकता, तो उन्हें एक संदेश ही भिजवा देता हूँ अपनी प्रेमिका को। तो उन्होंने मेघदूत को, मेघ यानी बादल को, अपना दूत बनाकर अपनी प्रेमिका के पास एक संदेश भिजवाया। उसी संदेश में वह यहाँ पर कहते हैं विरही वह कहलाता है जो अपनी प्रेमिका के वियोग में तड़प रहा हो, उसे विरही कहा गया है। तो इस पंक्ति में कहा है कि कालिदास के विरही यक्ष ने अपने मेघदूत से कहा था, अर्थात जब उन्होंने मेघ यानी बादल को अपना दूत बनाकर अपनी प्रेमिका के पास भेजा, तो उन्होंने यह कहकर भेजा था कि वेत्रवती बेतवा नदी को प्रेम का प्रतिदान देते जाना। यानी हे मेघदूत, जब तुम प्रेमिका के पास संदेश लेकर जाओगे, तब बीच में जो है एक बेतवा नदी आएगी जो कि तुमसे अत्यधिक प्रेम करती हैं। उन्हें तुम अपने प्रेम का प्रतिदान देते जाना, अर्थात प्रेम का प्रतिदान, अर्थात उन्हें अपने जल से सरोबार करते जाना, उस पर अपना जल जो है उड़ेलते हुए जाना। तुम्हारी वह प्रेयसी, यहाँ पर जो है नदी को मेघदूत की प्रेयसी बताया है कालिदास जी ने, कि तुम्हारी वह प्रेयसी यानी तुम्हारी वह प्रेमिका बेतवा नदी तुम्हें पाकर अवश्य ही प्रसन्न होगी। अर्थात साथियों, जिस प्रकार लेखक ने इस पाठ में हिमालय को जो है पिता के स्वरूप और उनसे निकलने वाली नदियों को बेटी के स्वरूप माना है, उसी प्रकार यहाँ पर इस पंक्ति के माध्यम से कालिदास जी ने मेघदूत को जो है प्रेमी माना है और प्रेमिका के रूप में बेतवा नदी को
बताया है। आगे वह कहता है, लेखक कहता है, यह बात इन चंचल नदियों को देखकर मुझे अचानक याद आ गई। अर्थात जब लेखक इन नदियों को देखता है, चंचल नदियों को, तो उसे यह कालिदास जी की बात याद आ जाती है कि किस प्रकार याद आ गई, और सोचा कि शायद उस महाकवि को भी नदियों का सचेतन रूप पसंद था। सचेतन यानी सजीव रूप। अर्थात यहाँ पर लेखक कहना चाह रहा है कि जिस प्रकार कालिदास जी ने अपने प्रसिद्ध रचना मेघदूत में बेतवा नदी को मेघदूत की प्रेमिका बताया था और मेघदूत को प्रेमी बताया, उसी प्रकार वह इन नदियों को भी एक सजीव रूप में, बेटियों के रूप में उद्धरण कर रहा है, बता रहा है। दरअसल जो भी कोई नदियों को पहाड़ी घाटियों और समतल आंगनों के मैदानों में जुदा जुदा शक्लों में देखेगा, वह इसी नतीजे पर पहुंचेगा। लेखक कहता है कि जो भी नदियों को पहाड़ी घाटियों में बिल्कुल ऐसे चंचल और भागते उछलते कूदते देखेगा और समतल मैदानों में बिल्कुल शांत और गंभीर रूप में देखेगा, जुदा जुदा यानी अलग अलग रूप में देखेगा, तो वह भी इसी नतीजे पर पहुंचेगा, मानो यह नदियां जो हैं किसी मनुष्य का अवतार हो, किसी मनुष्य का रूप हो। ठीक है साथियों, अब इस गद्यांश से बनने वाले महत्वपूर्ण प्रश्न इस प्रकार हैं। पहला प्रश्न, लेखक के अनुसार कालिदास को भी नदियों का कौन सा रूप पसंद था? ठीक है साथियों। दूसरा प्रश्न, लेखक ने नदियों के जुदा जुदा रूप को देखकर मनुष्य के किस नतीजे पर पहुंचने की बात कही है? तीसरा प्रश्न, समय समय पर भाषा बदलती रही है, शब्द बदलते रहे हैं, जैसे बेतवा नदी का दूसरा नाम वेत्रवती, जो कि अभी इस गद्यांश में आया था। इसी प्रकार नीचे दिए गए शब्दों के अन्य रूप भी लिखिए, जिनमें शतलुज का आपको अन्य रूप लिखना है कि शतलुज को और किस नाम से जाना जाता है, चिनाब, बनारस, रोपड़ और झेलम। ठीक है साथियों, अब आगे हैं। काका कालेलकर ने नदियों को लोक माता कहा है। साथियों, काका कालेलकर की आप तस्वीर देख पा रहे हैं, इन्होंने जो है नदियों को लोक माता कहा है, यानी लोक कल्याणकारी, जो सबका कल्याण करती हो। ऐसा इन्होंने किस लिए कहा? लोक कल्याणकारी इसलिए कहा है कि किस प्रकार नदियों के जल से विभिन्न कार्य संपन्न होते हैं। मनुष्य के जीवन में भी नदियों के जल का महत्वपूर्ण योगदान है। पानी पीने के लिए है, फसलों की सिंचाई के लिए है, और भी अनेक उद्योग धंधों और विभिन्न प्रकार के क्रियाकलापों में नदियों के जल का महत्वपूर्ण योगदान होता है। इसलिए काका कालेलकर ने नदियों को जो है लोक माता कहा है, अर्थात सबका कल्याण करने वाली माता कहा है। किंतु माता बनने से पहले यदि हम इन्हें बेटियों के रूप में देख लें तो क्या हर्ज है? लेखक कहता है कि नदियां माता तो हैं ही, परंतु अगर माता से पहले हम इन्हें बेटियों के रूप में देख लें तो इसमें कोई हर्ज नहीं है, कोई नुकसान नहीं है। अर्थात लेखक ने यहाँ पर नदियों को माँ भी कहा है, बेटियां भी कहा है। और थोड़ा आगे चलिए, इन्हें में अगर हम प्रेयसी की भावना करें तो कैसा रहेगा? अर्थात एक प्रेमिका के रूप में देखें तो भी ठीक रहेगा। ममता का एक और भी धागा है जिसे हम इनके साथ जोड़ सकते हैं। बहन का स्थान कितने कवियों ने इन नदियों को दिया है। अर्थात यहाँ पर लेखक ने नदियों को एक माता का स्वरूप माना है, एक बेटी का स्वरूप माना है, एक प्रेमिका का स्वरूप माना है और एक बहन का स्वरूप माना है। एक दिन मेरी भी ऐसी भावना हुई थी। यानी यहाँ पर लेखक जो है नागार्जुन कह रहे हैं कि अनेक कवियों ने जो है नदियों को बहन का रूप दिया है, और लेखक की भी एक बार भावना हुई कि वह भी बहन का रूप देते हुए कुछ लिखें। तो वो कह रहे हैं कि थोलिड यानी तिब्बत की बात है, मन उचट गया था। उचटना अर्थात उदास हो गया था। तबीयत ढीली थी, अर्थात उनकी तबीयत जो है वो ठीक नहीं थी। सतलज के किनारे जाकर बैठ गया। दोपहर का समय था। पैर लटका दिए पानी में। थोड़ी ही देर में उस प्रगतिशील जल ने असर डाला। तन और मन ताजा हो गया तो लगा मैं गुनगुनाने। ठीक है साथियों, अब इससे बनने वाले प्रश्न इस गद्यांश से। पहला प्रश्न, काका कालेलकर ने नदियों को किस नाम से पुकारा है? दूसरा प्रश्न, लेखक नदियों को किन किन रूप में देखता है? तीसरा प्रश्न,
काका कालेलकर ने नदियों को लोक माता क्यों कहा है, यह भी हमने जाना था। चौथा प्रश्न, यह गद्य की किस विधा के अंतर्गत आता है और इसके लेखक कौन है। अर्थात जो अभी हमने पाठ पढ़ा है हिमालय की बेटियां, वह गद्य की किस विधा के अंतर्गत आता है। अर्थात यह कहानी है, नाटक है, उपन्यास है, निबंध है, क्या है वह आपको बताना है और इसके लेखक का नाम भी आपको बताना है। ठीक है साथियों, जब लेखक जो है उचट चुका होता है अर्थात उदास होता है और उसकी तबीयत भी जो थोड़ी ढीली होती है, तब वह सतलज नदी में अपने पैर डालकर गुनगुनाने लग जाता है, कविता लिखने लगता है। जय हो सतलज बहन तुम्हारी, लीला अचरज बहन तुम्हारी। हे सतलज बहन, उन्होंने जो है सतलज नदी को बहन का रूप माना है और कह रहे हैं कि जय हो सतलज बहन तुम्हारी, हे बहन तुम्हारी जय हो। लीला अचरज बहन तुम्हारी, तुम्हारी जो लीला है वह आश्चर्यचकित करने वाली है। हुआ मुदित मन हटा खुमारी, तुम्हें देखकर मेरा मन जो है मुदित हो चुका है, अर्थात तुमने मेरा मन मोह लिया है और मेरा सारा आलस्य जो है हट चुका है। खुमारी अर्थात आलस्य हट चुका है। जाऊं मैं तुम पर बलिहारी, और इस कारण मैं तुम पर जो है बलिहारी होना चाहता हूँ, अर्थात न्यौछावर होना चाहता हूँ। तुम बेटी यह बाप हिमालय, तुम हिमालय की बेटी हो, चिंतित पर चुपचाप हिमालय। हिमालय चिंतित हैं पर चुपचाप हैं। प्रकृति नटी के चित्रित पट पर, प्रकृति नटी, प्रकृति यानी जो प्रकृति है, नटी अर्थात नर्तकी नाचने वाली, के चित्रित पट पर यानी पर्दे पर अनुपम अद्भुत छाप तुम्हारी, यानी यह जो प्रकृति का जो रूप है उस पर हे सतलज नदी तुम्हारी अद्भुत छाप है, अनुपम छाप है। जय हो सतलज बहन तुम्हारी, हे सतलज बहन तुम्हारी जय हो। ठीक है साथियों, यह था नागार्जुन द्वारा लिखित हिमालय की बेटियां निबंध आज पूर्ण हुआ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।